साल 1958 की बात है ये। अमेरिका के लॉस एंजलिस का किस्सा है। वहाँ इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक दुकान होती थी। अमेरिका में अपनी तरह की इकलौती। दुकान के मालिक डेविड बर्नार्ड थे। एक दिन करीब 35 साल का हिंदुस्तानी नौजवान उनकी दुकान पर आया। वो गौर से दुकान के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को देखने लगा। वो साधारण से कपड़े पहने था, इसलिए दुकान के स्टाफ ने उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया। फिर भी औपचारिकतावश एक सेल्स गर्ल उसके पास आई। क्रिस्टीना नाम था उसका। वो नौजवान से बोली कि कहिए, मैं क्या मदद करूं आपकी। नौजवान ने उससे सितार दिखाने की इच्छा जाहिर की। क्रिस्टीना ने पूरा कलेक्शन दिखा दिया। नौजवान को उसमें से एक सितार पसंद आया। उसने कहा, जरा वो उतार दीजिए। उतारना मुश्किल था, सो क्रिस्टीना ने टालने की कोशिश की, लेकिन नौजवान जिद पर अड़ गया कि उसे तो वही सितार चाहिए। तब तक दुकान के मालिक डेविड भी आ गए। उन्होंने नौजवान की बात को सुना, समझा और उनके कहने पर वो सितार उतारा गया। तब भी क्रिस्टीना रोकते हुए बोली कि इसे बास सितार कहते हैं। आम सितार वादक इसे बजा नहीं सकते। ये बड़े बड़े शो में इस्तेमाल होता है। वो नौजवान बोला कि आप इसे बास सितार कहते हैं, मगर हम इसे सुरबहार बोलते हैं। क्या मैं इसे बजाकर देख सकता हूँ? डेविड ने नौजवान का दिल नहीं तोड़ा। सितार बजाने की उसे अनुमति दे दी। नौजवान ने सितार के तार कसे, उसे सुर में मिलाया और बैठकर जब बजाना शुरू किया तो ऐसा बजाया कि वहाँ तमाम लोग जमा हो गए। जब राग पूरा हुआ तो माहौल में सन्नाटा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ताली बजाएं या मौन रहें। ऐसा जादुई संगीत शायद ही किसी ने पहले सुना हो। डेविड तो इतने भावुक हो गए कि वो फौरन नौजवान से पूछ बैठे कि भाई आप हो कौन? मैंने रविशंकर को सुना है, उन जैसा सितार कोई नहीं बजाता, लेकिन आप उनसे कहीं भी कम नहीं रहे। मैं धन्य हो गया जो आप मेरी दुकान पर आए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब उस नौजवान ने कहा कि मैं ये सितार खरीदना चाहता हूँ। जवाब में डेविड ने कहा कि आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से ये तोहफा है आपके लिए, कबूल कीजिए। और क्रिस्टीना तो रो रही थी। कुछ देर बाद जब संभली तो उसने $1 का नोट देते हुए उस नौजवान से कहा कि मैं हमेशा भारतीयों को कमतर आंकती थी, लेकिन आपने मेरी सोच बदल दी। मैं नहीं जानती कि आपसे फिर मुलाकात होगी या नहीं, इसलिए आप इस नोट पर कुछ लिख दीजिए, मेरे लिए निशानी के तौर पर। तब उस नोट पर नौजवान ने अपना नाम लिखा, सलील चौधरी। जी हाँ, संगीतकार सलील चौधरी। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन। नमस्कार, प्रणाम, आदाब और आभार। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद RJ प्रीति कमल, और इस पेशकश में आज बात हो रही है महान फनकार सलील चौधरी की। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतार। जादुई और जिंदा दिल संगीत रचने वाले सलील चौधरी की धुनों का असर आज भी कायम है। कैसी है पहेली हाय। यकीनन सलील चौधरी का संगीत आत्मा को तृप्त करता है। उनके संगीत में बेहिसाब मधुरता के बावजूद इनकलाब की गूंज और जन सरोकारों की अविरल सरगम बहती है। जिनके संगीत में सर्वहारा का दर्द है तो आम आदमी के जीवन की जद्दोजहद भी झलकती है। कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम जिस तरह का मिजाज शैलेंद्र के शब्दों और गीतों में था, ठीक उसी तरह का भाव, सादगी और संदेश सलील के संगीत में बहता था। कारण ये कि इन दोनों ही फनकारों में जन सरोकारों को समझने, आम इंसान की भावनाओं को आवाज देने और व्यवस्था पर चोट करने का अद्भुत कौशल और नजरिया था। ये
ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या। फिल्मी पर्दे पर किरदारों की भावनाओं को संगीत के जरिए उभारने में मास्टर माने गए सलील चौधरी। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि एवरग्रीन संगीत रचने वाले सलील दा ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने कभी उस्ताद से म्यूजिक नहीं सीखा। असम की हरितिमा लिए चाय बागानों में चहचहाते पक्षियों और चलती मंद हवाओं के साथ मोजार्ट की सिम्फनियों के खुराक पर पले थे संगीतकार सलील चौधरी। ज्यादातर लोग सलील चौधरी को सिर्फ संगीतकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो अद्भुत लेखक, कहानीकार, गीतकार और नाटककार भी थे। सलील चौधरी एक बार मुंबई छोड़कर केरल के एक मछुआरों की बस्ती में रहने चले गए। 2-4 दिन नहीं बल्कि यहाँ उन्होंने 4 महीने गुजारे। क्या थी इसकी वजह, बताऊंगी आगे विस्तार से। संगीतकार के तौर पर कलकत्ता में खूब नाम कमाने के बाद जब सलील चौधरी संगीतकार बनने बम्बई पहुंचे तो क्यों दिग्गज फिल्मकार बिमल रॉय के सामने इन्हें देनी पड़ी थी संगीत की परीक्षा, जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा तुझे। अलग अलग भाषाओं में गाना तो आसान होता है, लेकिन संगीत तैयार करना बेहद मुश्किल, क्योंकि जब तक उस गाने का मर्म और असल अर्थ पता नहीं होता उसके मिजाज के मुताबिक संगीत नहीं तैयार किया जा सकता। सलील दा शायद भारत के इकलौते संगीतकार थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 13 भारतीय भाषाओं में संगीत दिया। वो कहते थे कि उनके पास एक खास फॉर्मूला था जिसके चलते वो इतनी जबानों में संगीत रचने में कामयाब हुए। क्या थी वो ट्रिक, जानेंगे इस पेशकश में आगे। कोई होता जिसको अपना हम। सलील चौधरी के कई गानों में इतने स्केल होते थे कि इसे गाने में बड़े बड़े सिंगर्स के पसीने छूट जाते थे। वो सलील चौधरी का कौन सा गाना था जिसको गाने में मोहम्मद रफी जैसे महान गायक को भी 11 बार रीटेक लेने पड़े थे, ये बताऊंगी आपको आगे विस्तार से। तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। साथ ही बताऊंगी वो दिलचस्प किस्सा जब महान गायक किशोर कुमार को सलील दा ने पहली बार सुना तो क्यों कहा कि तुमको संगीत का ABC तक नहीं आता, तुम जा सकते हो। इसके बाद किशोर कुमार से महज एक गाना गवाने के लिए सलील दा ने उनके सामने मिन्नतें की थी और काफी उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ा था। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में। अपने करियर के पीक पर सलील चौधरी ने क्यों न सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया बल्कि अपने शहर कलकत्ता जाकर रहने लगे। इन सारी बातों को विस्तार से जानने से पहले बात करते हैं इस फनकार के शुरुआती दिनों के बारे में। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गाजीपुर गांव में 19 नवंबर 1925 को सलील चौधरी का जन्म हुआ था। उनका बचपन असम के चाय बागानों में बीता, जहां उनके पिता ज्ञानेंद्र चंद्र चौधरी डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें संगीत से बहुत लगाव था, खासकर पश्चिम के शास्त्रीय संगीत से। इसी के चलते वेस्टर्न म्यूजिक का उनके पास बड़ा कलेक्शन था। इसके अलावा सलील के भाई भी संगीत के शौकीन थे और उन्होंने भी इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाया। बचपन से ही सलील को अपने इर्द गिर्द संगीत का माहौल मिला तो वो भी 5-6 बरस की उम्र से ही बांसुरी बजाने लगे। भाई से पियानो सीखते थे, साथ ही हारमोनियम, सुरबहार, इसराज, वायलिन, इन सारे वाद्य यंत्रों पर इनकी पकड़ बढ़ती चली गई। पिता के चलते सलील चौधरी का भी पश्चिमी संगीत से लगाव बढ़ता गया। दुनिया भर के संगीत के अलावा असमिया और बंगाली लोक संगीत से भी उनका राब्ता हुआ। कम उम्र में ही सलील दा संगीत में किस कदर डूबते चले गए और किस मुकाम पर पहुंच गए, अब इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ।
सलील चौधरी उस समय सिर्फ 13 साल के थे। उसी दौरान सलील के पिता के एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर मलोनी, जो आयरिश थे। सलील के पिता और डॉक्टर मलोनी ने साथ में कई साल बिताए, लेकिन जब उन्हें अपने देश आयरलैंड वापस जाना हुआ तो अपने दोस्त को कीमती खजाना दे गए। वो खजाना था वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। पिता काम में बिजी रहते और जवान हो रहे सलील वेस्टर्न म्यूजिक में डूबे रहते। उन्हीं दिनों सलील ने मोजार्ट की 40वीं सिम्फनी को सुना। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की ये धुन सलील के दिमाग में घर कर गई और ये सलील दा को 30 साल बाद तक नहीं भूली। 30 सालों बाद 1961 में जब फिल्म छाया आई तो उन्होंने इसमें सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्माए गाने में उस धुन का इस्तेमाल किया, जो उस दौर का सबसे शानदार गीत बना। हाल में सोशल मीडिया पर भी ये गीत वायरल हुआ था और हजारों रील्स बनाई गई। वो गीत था इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे। खैर, एक बार फिर लौटते हैं सलील दा के शुरुआती दिनों पर। कॉलेज पहुंचने से पहले ही इन्होंने संगीत बनाना शुरू कर दिया था। फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए सलील दा कलकत्ता आ गए। इन्होंने यहाँ के मशहूर बंगावासी कॉलेज में ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया। कलकत्ता में इनके बड़े भाई पहले से ऑर्केस्ट्रा क्लास के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, सो जाहिर तौर पर वहाँ भी संगीत और पढ़ाई लिखाई साथ साथ चल रही थी। ऐसे में कोई भी संगीत, वो चाहे हिंदुस्तानी हो, पश्चिम का हो या लोक संगीत, इनके लिए अजनबी नहीं रहा। अमेरिकी, रशियन, हंगेरियन और ऐसे पश्चिम के कई मुल्कों का लोक संगीत सलील दा के दिलो दिमाग में जगह बना चुका था। हिंदुस्तान के आस पड़ोस के मुल्कों का भी, जैसे नेपाली, अफगानी वगैरह। आगे चलकर जब इन्होंने फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया तो ये सभी पहलू बहुत काम आए। इनका सलील दा ने अपने संगीत में भरपूर इस्तेमाल किया। कॉलेज पहुंचने के बाद सलील दा ने कई ऐसे हालात देखे जिनका उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ। महज 19-20 बरस की उम्र में इन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर अंग्रेजों के जुल्म देखे थे। साल 1944 में बंगाल के भयावह अकाल में इन्होंने करीब 50 लाख किसानों को कलकत्ता की गलियों में मरते देखा था, जिसने इनकी आत्मा को तार तार कर दिया। नतीजतन सलील दा के दिल में व्यवस्था के प्रति बगावत और नफरत के भाव ने जन्म लिया और ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए, आंदोलनों में उतरे। एमए की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा का हिस्सा बन गए। इप्टा की गतिविधियों के दौरान ही ये बलराज साहनी, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी और एके हंगल के संपर्क में आए। कुछ ही समय बाद सलील चौधरी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णकालिक सदस्य भी बने और आंदोलनों के लिए गीत संगीत तैयार करते। साथ ही गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक और गीतों के जरिए जागरूकता फैलाने का काम करने लगे। आजादी का आंदोलन अपने उरूज पर था। इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो इन्हें करीब 2 साल तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा। इस दौरान सलील दा आंदोलन के लिए नाटक और गीत लिखा करते थे, इन्हें संगीतबद्ध करते थे। उन गीतों नाटकों में से कई आज भी बंगाल के मशहूर हैं। साल 1943 में सलील चौधरी के संगीतबद्ध गीत विचारपति तोमार विचार और धेव उतचे तारा टूटचे ने आजादी के दीवानों में नया जोश भरने का काम किया। लेकिन बाद में इस गीत पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी। इसी बीच सलील दा की शादी सविता चौधरी के साथ हुई, जिनसे 2 बेटी और 2 बेटों ने जन्म लिया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद आंदोलनों की रफ्तार थमी तो सलील चौधरी ने कई बांग्ला हिट फिल्मों में संगीत निर्देशन किया, जिनमें 1949 में आई परिवर्तन, 1947 में आई बरजात्री और 1952 में पाशेर बाड़ी का नाम लिया जा सकता है। सलील चौधरी 50 के दशक में कोलकाता में बतौर संगीतकार अपनी पहचान बना चुके थे।
वो कहानियां भी लिखते थे। ऐसी ही एक कहानी लिखी गांव की जमीन से बेदखल होकर रोजी रोटी के लिए शहर में रिक्शा चलाने वाले किसान की। साल 1953 की बात है। ये कहानी सलीलदा ने उस वक्त मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय के असिस्टेंट रहे ऋषिकेश मुखर्जी को सुनाई तो उन्होंने मशवरा दिया कि ये कहानी वो बिमल रॉय को सुनाई। बिमल दा उस वक्त बम्बई से कलकत्ता आए थे। ऋषिकेश दा की मदद से सलील दा ने बिमल रॉय का समय लिया और पहुंच गए उनके पास कहानी सुनाने। बिमल दा ने कहानी सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं, बस इतना बोले, कल सुबह आकर मिलना। अगली सुबह जब सलील दा पहुंचे तो बिमल दा सुबह की फ्लाइट से बम्बई रवाना हो चुके थे। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद सलील दा को बिमल दा का टेलीग्राम मिला। संदेश था कि तुरंत बम्बई आ जाओ, तुम्हारी कहानी पर फिल्म बनाएंगे। इसके बाद संगीतकार सलील दा कहानीकार बनकर बम्बई पहुंचे। आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी, मानो के न मानो, शर्मानो। इस तरह सलील चौधरी की लिखी कहानी पर 2 बीघा जमीन नाम से फिल्म बनाने का निर्णय हो चुका था। बिमल दा के मन में इस फिल्म के लिए संगीतकार के तौर पर अनिल बिस्वास का नाम आया। अनिल दा तब स्थापित संगीतकार थे। जब इसकी जानकारी सलील चौधरी को हुई तो उन्होंने बिमल रॉय से कहा कि इस कहानी पर बनी फिल्म में तो वो खुद संगीत देंगे। परखने के लिए बिमल दा ने सलील चौधरी से कहा कि कुछ बजा कर सुनाइए। इसके बाद सलील दा ने एक के बाद एक जो धुनें सुनानी शुरू की तो बहुत कम बोलने वाले बिमल रॉय ने खामोशी से उन्हें संगीतकार के तौर पर स्वीकार कर लिया। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र से बेहतर शायद ही कोई गीतकार होता। बिमल दा ने उन्हीं को साइन किया। इसके बाद तो पहली ही फिल्म में सलील और शैलेंद्र की जोड़ी ने अपने गीत संगीत से जो असर पैदा किया उसे सब ने शिद्दत से महसूस किया। इस फिल्म में कमाल दिखाने के बाद आगे भी इस जोड़ी ने तमाम फिल्मों में कई कालजयी गीत लिखे। 1953 में रिलीज हुई बेहद मार्मिक फिल्म 2 बीघा जमीन बहुत चर्चित रही और इसका गीत संगीत भी बहुत पसंद किया गया। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम। इस फिल्म के बाद तो सलील दा बिमल रॉय के सबसे पसंदीदा संगीतकार बन गए। इसके अगले साल ही बिमल रॉय ने संगीतकार के तौर पर एक बार फिर सलील चौधरी को फिल्म नौकरी में मौका दिया। इसमें किशोर कुमार को बतौर अभिनेता साइन किया गया था। किशोर मान कर चल रहे थे कि फिल्म के गाने भी वही गाएंगे, लेकिन वो ये जानकर दंग रह गए कि संगीतकार सलील चौधरी इस फिल्म में सिंगर के तौर पर हेमंत कुमार को ले रहे हैं। मशहूर पत्रकार राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेलोडी लेन में लिखते हैं कि जैसे ही किशोर को इसके बारे में पता चला तो वो सलील के म्यूजिक रूम में गए और उनसे पूछा कि उन्हें अपनी ही फिल्म में क्यों नहीं गाने दिया जा रहा। सलील का जवाब था, मैंने तुम्हें पहले कभी गाते हुए नहीं सुना। परेशान किशोर ने कहा, सलील दा, कम से कम अब तो आप मुझे गाते हुए सुन लीजिए। जैसे ही किशोर ने गाना शुरू किया, सलील चौधरी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम्हें संगीत की ABC भी नहीं आती, तुम जा सकते हो, हेमंत कुमार तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। परेशान किशोर कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर बिमल रॉय के पास गए तो उन्होंने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का। 17 साल बाद 1971 में उन्हीं सलील चौधरी ने गुलजार की फिल्म मेरे अपने में किशोर कुमार से वो मशहूर गाना कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो गवाया। बाद में सलील ने खुद स्वीकार किया था कि मैं खेमचंद को इस लड़के की चमक पहचानने के लिए सैल्यूट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हम सभी से किशोर की प्रतिभा पहचानने में गलती हुई थी। 1954 में सलील के संगीत निर्देशन में आई नौकरी के बाद उन्होंने 1955 की अमानत, तांगे वाली, 1956 की जागते रहो, 1957 की एक गांव की कहानी, मुसाफिर जैसी कुछ फिल्मों में संगीत दिया। हो जाए हम प्यार के नाम पर। साल 1958 में आई बेहद कामयाब फिल्म मधुमती में एक बार फिर बिमल रॉय ने सलील चौधरी को मौका दिया। यही वो फिल्म थी जिसके जरिए सलील दा ने संगीतकार के तौर पर अपनी प्रतिभा की सबसे पुख्ता मिसाल पेश की। इस फिल्म में एक बार फिर
सलील चौधरी और शैलेंद्र की जोड़ी ने अपने गीत संगीत से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ 11 गीतों से सजी इस फिल्म में सलील चौधरी ने उस दौर के सभी गायकों से गवाया। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, मुबारक बेगम, आशा भोसले, गुलाम मोहम्मद समेत कुल 8 सिंगर्स ने इस फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी। इसके गाने सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, चढ़ गयो पापी बिछुआ, आजा रे परदेसी, जुल्मी संग आंख लड़ी खूब हिट हुए। संग आँख लड़ी रे, संग आँख लड़ी। इस फिल्म ने तब कुछ 10 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर, लता को बेस्ट सिंगर के अलावा इस फिल्म के लिए सलील चौधरी को अपने करियर का पहला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सलील चौधरी की जोड़ी गीतकार गुलजार के साथ भी काफी पसंद की गई। सबसे पहले इन दोनों फनकारों का गीत संगीत 1960 में प्रदर्शित फिल्म काबुली वाला में पसंद किया गया। इस फिल्म का गीत ऐ मेरे प्यारे वतन को कोई भला कैसे भूल सकता है। बाद में सलील और गुलजार ने कई फिल्मों में अपने गीत संगीत के जरिए लोगों के दिलों को छुआ। इन फिल्मों में मेरे अपने और आनंद जैसी सुपरहिट फिल्में भी शामिल थीं। सलील दा का संगीत कुछ इस तरह का होता था कि इसे गाना हर सिंगर के लिए आसान नहीं होता था। उनकी धुनें कई स्केल पर होती थीं। मिसाल के तौर पर 1961 की फिल्म माया का गाना तस्वीर तेरी दिल में की बात करते हैं, जिसे गाने में रफी साहब को 11 टेक लेने पड़े थे। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी। 1960 के दशक में सलील चौधरी ने 1961 की सुनील दत्त अभिनीत फिल्म छाया, देवानंद अभिनीत माया, 1962 की हाफ टिकट, झूला और प्रेम पत्र, 1965 की चांद और सूरज, पूनम की रात, 1966 की पिंजरे का पंछी, परी, 1968 की अनोखी रात जैसी तमाम फिल्मों में अपने संगीत का जादू जगाया। इस दौरान सलील दा बांग्ला फिल्मों में संगीत दिया करते थे। 50 के दशक में जहां उन्होंने 1 दर्जन बांग्ला फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, वहीं 60 के दशक में करीब आधा दर्जन फिल्में उनके संगीत निर्देशन में रिलीज हुई। 70 के दशक में भी सलील दा ने कई यादगार फिल्मों में अमर संगीत दिया। 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित फिल्म आनंद के संगीत को भला कौन भूल सकता है। आनंद फिल्म के 3 गाने गुलजार ने लिखे थे, जबकि बाकी के 2 गीत योगेश के थे। कहा जाता है कि अपनी पत्नी के कहने पर सलील दा ने गीतकार योगेश को सुना और बेहद प्रभावित हुए। योगेश की प्रतिभा को अवसर देने के लिए उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से बात की और इस तरह योगेश को फिल्म आनंद से हिंदी सिनेमा में विशेष पहचान मिली। सलील चौधरी की धुन में सजे योगेश के गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली अमर हो गए और इसी के साथ योगेश भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। वहीं इस फिल्म के लिए गुलजार के लिखे गीत मैंने तेरे लिए ही, 7 रंग के सपने, मौत तू एक कविता है और जिया लागे ना जीवन के फलसफे की तरह जान पड़ता है और तेजी से मन में उतर जाता है। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना। सलील चौधरी के प्रिय गायकों में मुकेश का नाम सबसे आगे नजर आता है। सलील चौधरी के गीतों को गाकर मुकेश ने अमर कर दिया, चाहे वो फिल्म मधुमती का गीत सुहाना सफर हो या फिल्म आनंद का गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जिस तरह मुकेश ने गीत में आत्मा भरी है वो अद्भुत है। इसी तरह 1975 में आई बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं भी देखा है के लिए गायक मुकेश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बार यूं भी देखा है
ये जो मन की सीमा रेखा है। इसी तरह 1975 में आई फिल्म छोटी सी बात का संगीत भी बेहतरीन है। इस फिल्म में 2 बहुत ही अनमोल गीत हैं। जाने मन तेरे दो नयन और न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ सलील दा के सदाबहार गीतों की सौगात के रूप में है। जाने क्यों होता है जिंदगी। सलील दा का संगीत जिंदा दिल इंसान का संगीत है, जिसका प्रभाव उनके जाने के बरसों बाद भी बना हुआ है। 70 के दशक में आनंद, छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी यादगार फिल्मों के अलावा सलीम दा ने 1972 की अन्नदाता, मेरे भैया, 1975 की मौसम, 1976 में आई जीवन ज्योति, 1978 की नौकरी, 1979 की काला पत्थर जैसी फिल्मों का म्यूजिक तैयार किया। हाल दिल सुनाइए, सुनिए कि न सुनिए। 70 के दशक में सलील दा ने सिर्फ 1 दर्जन हिंदी फिल्मों में ही संगीत दिया। इसकी वजह ये रही कि 70 के दशक के शुरुआती सालों में उन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया। इस ओर उनका रुझान उनके इप्टा के साथी और फिल्म निर्माता रहे रामू करियात के चलते हुआ। मलयालम संगीत इंडस्ट्री में इन्होंने करीब 30 साल काम किया और 27 मलयाली फिल्मों को अपने संगीत से सजाया, जिनमें उनकी धुनें भी बेहद सुंदर और जटिल हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सबसे शानदार संगीत साझेदारी गीतकार ONV कुरूप के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 45 गाने तैयार किए। उनके बाद वायलार राम वर्मा और श्री कुमारन थम्पी आए। 50 साल से अधिक का समय होने के बाद आज भी बंगाली सलील दा के रचे गीतों के बिना केरल के कई पर्व त्योहार पूरे नहीं होते। खास तौर पर उनका ओणम गीत सुने बिना कोई भी ओणम का मौसम नहीं गुजरता। पूविली पूविली पुन्नोणमाई। सलील दा का अपने संगीत और काम को लेकर समर्पण और जुनून क्या था, अब इसकी एक मिसाल सुनिए। मलयाली फिल्म छेम्मिन के लिए वो मछुआरों की बस्ती में रहने चले गए और 4 महीनों तक यहाँ रहे। दरअसल ये फिल्म मछुआरों के जीवन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने मछुआरों के बीच रहकर उनका रहन सहन, संगीत, रीति रिवाज का अध्ययन किया और तब अपनी फिल्म में इस अनुभव का इस्तेमाल किया। कम लोगों को पता होगा कि AR रहमान के पिता RK शेखर मलयालम और अन्य साउथ इंडियन फिल्मों के संगीत में सलील चौधरी के म्यूजिक अरेंजर के तौर पर काम करते थे। रहमान ने एक बार कहा था कि उनकी संगीत की समझ सलील चौधरी के म्यूजिक से प्रभावित हुई थी। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखा। हिंदी, बांग्ला, मलयालम के अलावा सलील चौधरी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया जैसी 13 भाषाओं में संगीत की रचना की। जब उनसे पूछा जाता था कि आपने कैसे इतनी सारी भाषाओं में संगीत तैयार किया, तो उनका जवाब होता था कि मैंने संगीत की ज़बान को समझा था और ये भी कि ये ज़बान हर जगह दुनिया भर में बल्कि पूरी कायनात में एक जैसी है। इसलिए मुझे कभी किसी ज़बान में धुनें तैयार करने में दिक्कत महसूस नहीं हुई। ज़बान कभी रोड़ा नहीं बनती। मैंने उसका तरीका ढूंढ लिया था। सलील चौधरी बैकग्राउंड म्यूजिक देने में माहिर थे। अपने 4 दशक लंबे करियर में सलील दा ने लगभग 75 हिंदी, 45 बांग्ला, 27 मलयालम समेत कई भाषाओं की फिल्मों के लिए संगीत दिया। लोकगीत और पाश्चात्य संगीत का जिस बारीकी और सहजता से उन्होंने मिश्रण किया वो बेमिसाल है। 2 बीघा जमीन के गीत धरती कहे पुकार के, इसमें सलील दा ने रूस के लोक संगीत की धुन इस्तेमाल की। 1954 की नौकरी के गाने छोटा सा घर हो, इसके मुखड़े की धुन नेपाली लोक संगीत से आई। काबुलीवाला का ए मेरे प्यारे वतन, इसमें अरबी साज और धुन ली गई। इसी तरह जागते रहो का नगमा ते कि मैं झूठ बोलिया, इसमें पहली बार पंजाब का भंगड़ा इस्तेमाल किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसे सलील दा ने परंपरा से हटकर अपने अंदाज में पेश किया। कौन
जान नहीं है चोर ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना। सलील चौधरी का लता मंगेशकर से बेहद लगाव था। सलील चौधरी को विदेशी सिम्फनीज और वेस्टर्न हारमोनी के नए से नए रिकॉर्ड और संगीत एल्बम खरीदने और सहेजने का शौक था। सलील चौधरी विशेष रूप से लता मंगेशकर के लिए भी इन नए रिकॉर्ड्स और म्यूजिक एल्बम को खरीदते और भेंट करते थे। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की। 70 के दशक के आखिरी सालों में हिंदी फिल्मों की म्यूजिक का मिजाज तेजी से बदल रहा था। सलील दा इसमें खुद को फिट नहीं पा रहे थे। अपने करियर के पीक पर रहते हुए मुंबई छोड़ वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने तमाम मलयालम और कुछ एक हिंदी फिल्मों में संगीत जरूर दिया। 80 के दशक के आखिरी सालों तक वो संगीत की दुनिया में सक्रिय रहे। कलकत्ता शिफ्ट होने पर जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी बम्बई क्यों छोड़ दी, इसके जवाब में उनका कहना था कि मैंने कंटेंट से समझौता नहीं किया, इसलिए जब मुझे लगा कि हिंदी सिनेमा में गीत संगीत का जो नया कंटेंट आ रहा है वो मेरे मिजाज पर फिट नहीं बैठता, इसलिए मैं वहां से कलकत्ता चला आया। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 1988 में उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करीब 40 साल संगीत साधना में जुटे रहने के बाद 5 सितंबर 1995 को 70 साल की उम्र में सलील दा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी महान फनकार सलील चौधरी की जीवन यात्रा। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आरजे प्रीति कमल आपसे अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।